संविधान निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ एवं अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए संविधान की प्रस्तावना में ही सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात कही है, चाहे वह सामाजिक आधार हो, राजनीतिक आधार हो या फिर आर्थिक आधार हो। लेकिन असमानता के बीच समानता कैसे हो सकती है? इसी असमानता को मिटाने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आज हम इसी आरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आरक्षण या योग्यता, आरक्षण आखिर कब तक? दलित और शोषित 73 सालों में भी देश की मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पाए? क्या आरक्षण सिर्फ वोट बैंक का खेल है? आरक्षण कितना सफल, कितना विफल? ये वो मुद्दे हैं जिन पर आज हम प्रकाश डालेंगे। BNT की खास पेशकश। समाज में व्याप्त कास्ट सिस्टम के कारण जो असमानता है, उसी के कारण आरक्षण की ज़रूरत महसूस हुई, ताकि पिछड़े तबकों एवं सामाजिक रूप से शोषित वर्ग का उत्थान हो सके और वे देश की मुख्य धारा में आ सके। भारत में आरक्षण रिजर्वेशन मुख्यतः डोमिसाइल, धर्म, लिंग और जाति पर आधारित है। इसकी शुरुआत आज़ादी से पहले ही 1873 में हो गई थी। ज्योतिराव फुले, जो एक समाज सुधारक थे, ने निचली जाति के उत्थान के लिए आरक्षण की वकालत की। इसी क्रम को बढ़ाते हुए 1902 में साहू महाराज ने कोल्हापुर में 50% और कृष्णराजा वाडियार ने 70% आरक्षण दिया। आज़ादी के बाद संविधान में पिछड़ी जातियों के लिए 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद बार बार संविधान में संशोधन कर इसे बढ़ाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अंकुश लगाया, लेकिन पार्लियामेंट ने संविधान संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और हिदायतों को निष्क्रिय कर दिया। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कब कब संविधान संशोधन कर आरक्षण दिया गया। आरक्षण को वोट बैंक बनाने के लिए हर सत्ताधारी पार्टी ने इस्तेमाल किया। इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए। 2015 में पाटीदार आंदोलन, 2016 में जाट आंदोलन, 2018 में मराठा आंदोलन, गुर्जर आंदोलन और ना जाने कितने ही आंदोलन। नेता लोग आरक्षण को भोली भाली जनता को लुभाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। राज्य के स्थायी निवासियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। कुछ अपवादों को छोड़कर राज्य सरकार के अधीन सभी नौकरियां उस राज्य में रहने वाले सभी निवासियों के लिए आरक्षित होती हैं। लिंग आधारित आरक्षण, महिलाओं को ग्राम पंचायत और नगर निगम चुनाव में 33% आरक्षण प्राप्त है। संसद एवं विधान मंडल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के उद्देश्य से 9 मार्च 2010 को 186 सदस्यों के बहुमत से महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया था, लेकिन यह विधेयक लोकसभा में अटका पड़ा है। कुछ राज्यों में धर्म आधारित आरक्षण भी लागू है। जैसे तमिलनाडु सरकार ने मुसलमानों और ईसाइयों के लिए 3.5% सीटें आवंटित की हैं। केंद्र सरकार ने अनेक मुसलमान समुदायों को पिछड़े मुसलमानों में सूचीबद्ध कर रखा है। इससे वे आरक्षण के हकदार होते हैं। अब बात करते हैं मंडल कमीशन की। 7 अगस्त 1990 को VP सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया। इन सिफारिशों में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसने देश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया। लालू, नीतीश, शरद यादव जैसे नेताओं की राजनीति ने राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ी। 2019 में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने की घोषणा की।
जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि या 1000 स्क्वायर फीट से कम फ्लैट हो। आरक्षण की वजह से देश में बड़े पैमाने पर प्रतिभा का पलायन हो रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर ब्रेन ड्रेन के जो आंकड़े देख रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। आरक्षण में आरक्षण, यह कैसा आरक्षण? इससे समाज में असंतोष पैदा हो रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की अधिक संख्या अन्य उच्च अध्ययनों में दर्ज की गई है। आरक्षण ने अनारक्षित वर्ग के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें मनचाही सीट नहीं मिलती और इससे उनमें क्रोध और आरक्षित वर्ग के लिए हीन भावना भर गई है। नेहरू जी चाहते थे कि पिछड़ों की मदद की जानी चाहिए। सरदार पटेल सभी के लिए उचित अवसर के पक्षधर थे। हमारे देश को आरक्षण ने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर विभाजित किया है और इसलिए ये हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। यह विभिन्न वर्ग के लोगों में श्रेष्ठता और हीनता की भावना पैदा करता है। सरकार कोई भी हो, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, लेकिन दलित और पिछड़ों को रिझाने के लिए आरक्षण का खुलकर इस्तेमाल किया गया और आज भी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन हकीकत में क्रीमी लेयर का निर्धारण करना एक टेढ़ी खीर है। आज़ादी के 73 साल के बाद भी हम आरक्षण से मुक्ति नहीं पा सके हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि आरक्षण कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अगर देश का सही मायने में विकास करना है, अगर देश के विकास को पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो दलित, शोषित और पिछड़े लोगों को देश की मुख्यधारा में लाना होगा, ताकि पद पाने का आधार योग्यता हो, आरक्षण नहीं। जब शिक्षा, साधन और शिक्षा के अवसर हर आदमी को समान रूप से मिलेंगे, तब मिलेगी मुक्ति इस आरक्षण की समस्या से।